सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे तथा सुरक्षित होंगे। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ पुनः आप लोगों के साथ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, छठवां गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम लोग चलते हैं एक एक के परिभाषा और उसके उदाहरण को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय इया शब्द है मुख। मुख में इया जोड़ने पर निर्मित शब्द बनता है मुखिया। वाला प्रत्यय है, उसका शब्द है सब्जी, इससे निर्मित शब्द सब्जी वाला। दार प्रत्यय, शब्द दुकान, निर्मित शब्द हो गया दुकानदार। दूसरा हमारा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका: प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय आई शब्द पढ़, इसका निर्मित शब्द हुआ पढ़ाई। ई शब्द अमीर, निर्मित शब्द अमीरी। आपा प्रत्यय शब्द बूढ़ा, इसका निर्मित शब्द बुढ़ापा। अब तीसरा हमारा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। प्रत्यय एरा शब्द चाचा, निर्मित शब्द हो गया चचेरा। इक प्रत्यय धर्म शब्द और इन दोनों के मिलने से निर्मित शब्द हो गया धार्मिक। ई प्रत्यय शब्द बंगाल और इससे निर्मित शब्द बंगाली। चौथा हमारा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका: प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। प्रत्यय इया शब्द लोटा, इसका निर्मित शब्द हो गया लुटिया। री प्रत्यय शब्द है छाता और निर्मित शब्द हो गया इसका छतरी। ई प्रत्यय शब्द है रस्सा और इससे निर्मित शब्द रस्सी। हमारा पांचवा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीवाचक बन जाते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका: प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय ई शब्द बेटा, निर्मित शब्द बेटी। आ प्रत्यय शब्द छात्र, निर्मित शब्द छात्रा। नी प्रत्यय शब्द मोर और निर्मित शब्द इसका है मोरनी। छठवां हमारा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण इसका है: प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। प्रत्यय आ शब्द भूख, इससे निर्मित शब्द हो गया भूखा। ई प्रत्यय शब्द लोभ, इसका निर्मित शब्द लोभी। वान प्रत्यय शब्द गुण और इसका निर्मित शब्द गुणवान। सातवां हमारा है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय से समता का बोध हो उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका: प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय सा शब्द छोटा, इससे निर्मित शब्द हो गया छोटा सा। प्रत्यय हरा शब्द सोना, इससे निर्मित शब्द सुनहरा। आठवां हमारा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संख्या का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। प्रत्यय सरा शब्द तीन, इससे निर्मित शब्द है तीसरा। वां प्रत्यय है सात शब्द है और निर्मित शब्द इसका है सातवां। आगे चलते हैं। हिंदी में कुछ अरबी फारसी के भी तद्धित में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उनको देखते हैं। प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और निर्मित शब्द। प्रत्यय दार संज्ञा विशेषण शब्द है जान, निर्मित शब्द
जानदार। प्रत्यय गार, मदद और इसका निर्मित शब्द मददगार। मंद शब्द अक्ल और निर्मित शब्द अक्लमंद। आगे देखते हैं प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग भी हिंदी में होता है, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द प्रत्यय और निर्मित शब्द। उपसर्ग है अब शब्द मान, प्रत्यय ई, इससे निर्मित शब्द हो गया अभिमानी। दूसरा हमारा है उपसर्ग अप शब्द मान, प्रत्यय इत, इससे निर्मित शब्द हो गया अपमानित। अगला है उपसर्ग बे शब्द ईमान और प्रत्यय ई, इससे निर्मित शब्द हो गया बेईमानी। तो आगे हम लोग चलते हैं। कभी कभी हिंदी में दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग देखने में आता है, तो कैसे होता है और उससे कैसे शब्द बनते हैं इसको देखते हैं। हमारा मूल शब्द प्रत्यय और निर्मित शब्द। मूल शब्द राष्ट्र, पहला प्रत्यय ई और दूसरा प्रत्यय ता, इससे निर्मित शब्द हो गया राष्ट्रीयता। मूल शब्द समाज, पहला प्रत्यय इक और दूसरा प्रत्यय ता, इससे निर्मित शब्द बन गया सामाजिकता। अगला है ईमान, मूल शब्द पहला प्रत्यय दार और दूसरा ई, इससे निर्मित शब्द ईमानदारी। तो आगे चलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं जो क्रमशः शब्द के पहले और अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दूसरा है उपसर्ग से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है जबकि प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो भाई आइए चलते हैं हम लोग इस मॉड्यूल में कितना सीखा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। का कृत प्रत्यय, ख तद्धित प्रत्यय, गा क्रियावाचक कृत प्रत्यय और घा उपर्युक्त सभी। बच्चों आप लोग इसका सही विकल्प चुन लिए होंगे, इसका सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प ख तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 2, बुढ़ापा शब्द उदाहरण है। इसके 4 विकल्प हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का, ख लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का, ग संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का, घ भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। बच्चों आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है घ भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क 5, ख 6, ग 8 और घ 4। बच्चों आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे, सही विकल्प का अंदाजा आपको चल गया होगा। तो सही विकल्प इसका है ग 8। प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। शिष्या शब्द में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय का भेद है। इसके 4 विकल्प हैं। का गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ख लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ग सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और घ है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है घ स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम लोग चलते हैं अब कुछ अभ्यास प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का परिचय उदाहरण सहित दीजिए। खा निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। मानव, धार्मिक, सम और लघु। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों हम लोग समास पाठ के पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों आज हम लोग समास के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्वार्ध अर्थात प्रथम पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देहलता, देह रूपी लता, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, नील कमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर, सज्जन, सत जन, अच्छे जन, नरसिंह, नरों में सिंह के समान। द्विक समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विक समास कहते हैं।
इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नौ रात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। बहुब्रीहि समास, जिस समास की दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनन जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन, लोचन माने नेत्र, जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। जबकि बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौड़ होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान हो जाता है। जैसे नीलधन कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। संधि और समास में अंतर। संधि और समास परस्पर मिलती जुलती क्रियाएं लगती हैं, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पद का। संधि शब्दों को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में समास है, आपके विकल्प हैं का द्विग समास, खा बहुब्रीहि समास, गा तत्पुरुष समास, घा द्वंद्व समास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? खा बहुब्रीहि समास। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? आपके विकल्प हैं का द्वंद्व समास, खा बहुब्रीहि समास, गा अव्ययी भाव समास, घा द्विग समास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? घा द्विग समास। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों की बीच में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? आपके विकल्प हैं का द्विग समास, खा तत्पुरुष समास, गा अव्ययी भाव समास, घा कर्मधारय समास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? घा कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? आपके विकल्प हैं का महापुरुष, महान तथा पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, वनवास, वन का वास, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का वास। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? गा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। लघुत्तरी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, कर्मधारय और बहुव्रीहि का उदाहरण सहित अंतर बताइए। आपका दूसरा प्रश्न है, द्विग समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।